नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 के पत्र 15 का अंश है। पत्र 15 के अंतर्गत हम लोगों को प्रयोजन मूलक हिंदी पर केंद्रित रहना है और उसके अंश के रूप में आज हम लोग इसकी विशेषताओं की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द जब हमारे सामने आता है तो इसमें जो प्रयोजन शब्द है इसको समझ लेना आवश्यक है। प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य। यूं तो भाषा का प्रयोग किसी उद्देश्य के कारण ही होता है। जब मानव समुदाय शुरू में था तो किसी उद्देश्य के कारण ही भाषा की आवश्यकता पड़ी और फिर भाषा का विकास हुआ। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी में जब प्रयोजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ किसी विशेष उद्देश्य से होता है। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। अपने विशेष प्रयोजन की अनुरूपता उसका स्वरूप है और प्रयोजन की सिद्धि उसका उद्देश्य। यानी इसमें दो चीजें हैं, स्वरूप और सिद्धि। इस भाषा का जो स्वरूप होता है वह अपने प्रयोजन के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी जब हम कहते हैं तो जिस उद्देश्य के लिए भाषा के इस स्वरूप का प्रयोग करते हैं वह स्वरूप उस उद्देश्य के अनुसार परिवर्तित होता है और इसकी सिद्धि है उसका उद्देश्य। जिस उद्देश्य के लिए भाषा के स्वरूप का प्रयोग कर रहे हैं उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेना ही इस प्रयोजन की सिद्धि है और कोई उद्देश्य इस भाषा का नहीं होता। जब साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने उद्देश्य दूसरा रहता है, कई उद्देश्य वहां होते हैं। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी में उस प्रयोजन विशेष की प्राप्ति ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। क्यों प्रयोजन मूलक हिंदी की बात अलग से शुरू हुई? क्योंकि धीरे धीरे काल क्रम में जब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, नाना प्रकार के उद्देश्य सामने आने लगे, तो यह स्पष्ट हो गया कि भाषा का प्रकार्य केवल साहित्य रचना तक सीमित नहीं है। एक सामान्य धारणा पहले हुआ करती थी कि जब हम कहते थे भाषा तो उससे अर्थ निकलता था साहित्य रचना के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। लेकिन आज तो साहित्य रचना भाषा का एक उद्देश्य है, एक प्रकार्य है। बाकी कई और क्षेत्र हैं जहां इस भाषा का प्रयोग होता है। जैसे कार्यालयों में अब हिंदी का कार्य होता है, हिंदी में काम होता है विभिन्न कार्यालयों में, वह एक प्रकार्य हुआ। जनसंचार माध्यम मीडिया की भाषा बिल्कुल अलग है, वह प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप है। वित्त एवं वाणिज्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। मशीनी भाषा के रूप में काम आती है यह भाषा। विधि के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, कानून के लिए इस भाषा का प्रयोग होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में काम आने के कारण अब प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया है। एक विस्तृत स्वरूप में इस भाषा का काम लिया, इस भाषा से काम लिया जाता है। इसलिए इसकी विशेषताओं को देखना समझना आवश्यक है और इसलिए आज हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे।
जो पहली विशेषता सामने आती है वह है विशिष्ट भाषा। भाषा के सामान्य रूप से अलग प्रयोजन मूलक हिंदी बिल्कुल विशिष्ट है। इसकी विशिष्टता को रेखांकित किया जाना जरूरी है, क्योंकि प्रयोग के आधार पर भाषा के दो प्रमुख रूप होते हैं। एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग जन जीवन के दैनिक कार्यों के संदर्भ में होता है, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति है, वह घर में भाषा का प्रयोग कर रहा है, अपने बच्चे से बात कर रहा है, परिवार के दूसरे सदस्यों से बात कर रहा है, वहां भी भाषा का उद्देश्य है। वह आसपास पड़ोस दुकान आदि में जा रहा है, वहां भाषा का काम कर रहा है, भाषा से काम ले रहा है। पर भाषा का यह रूप सामान्य रूप है जिसका प्रयोग दिनचर्या का हिस्सा है, दैनिक कार्यों के संदर्भ में हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं और उसके लिए कोई विशेष ज्ञान आवश्यक नहीं है। उसका अभ्यास या उसका ज्ञान एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अपने सामान्य जीवन परिवेश से ही प्राप्त कर लेता है। उसके लिए बहुत अर्जित करने की जरूरत नहीं होती। यद्यपि हम जानते हैं कि भाषा तो अर्जित संपत्ति है, व्यक्ति अक्षर ज्ञान भी सीखता है, शब्द भी सीखता है, पर वह समाज से हासिल हो जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का वह विशिष्ट रूप है जिसको विशेष तौर पर अर्जित करना पड़ता है। भाषा के इस रूप का प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न किन्हीं विशेष द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसी रूप को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। यह भाषा का तथ्य परक अर्जित रूप होता है। दो शब्द हैं, तथ्य परक और दूसरा अर्जित रूप। इन दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी में तथ्य ज्यादा प्रधान है। यहां कल्पना का अवकाश नहीं है, कल्पना की प्रधानता नहीं हो सकती इसमें। यह तथ्य परक भाषा है और इसको जैसा कहा गया कि विशेष तौर पर सीखना होता है, अर्जित करना होता है। विशिष्ट प्रयोजनों में विशिष्ट वर्ग द्वारा और विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली यह भाषा विशिष्ट होती है। यानी एक तो इसका प्रयोग हम विशिष्ट प्रयोजन में करते हैं। कौन प्रयोग करता है? तो वह प्रयोग करता भी विशिष्ट वर्ग होता है। एक सामान्य व्यक्ति प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकता, आवश्यक नहीं है उसके लिए। या कार्यालय में जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है वह मीडिया में प्रयोग करने वाली भाषा से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का कार्यालयीन रूप किसी व्यक्ति ने सीख लिया तो वह जाकर जनसंचार माध्यम में भी दक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मीडिया की भाषा में प्रवीण हो गया तो वह वित्त एवं वाणिज्य की भाषा में भी दक्ष हो जाएगा, वहां भी उस भाषा का कार्य उसे उसके काम आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके हर रूप को उसके हर विशिष्ट प्रयोजन के अनुरूप अर्जित करना होता है और इसीलिए इसका प्रयोग करता वर्ग भी विशिष्ट हो जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के इस एक स्वरूप का प्रयोग करने वाला वर्ग अपने उस प्रयोग के कारण दूसरे वर्ग से बिल्कुल अलग होता है और इस भाषा का प्रयोग विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। बिल्कुल उद्देश्य स्पष्ट है, इस भाषा की सिद्धि है इसका उद्देश्य प्राप्त करना। इसलिए प्रयोगकर्ता के कारण, विशिष्ट प्रयोजन के कारण, विशिष्ट लक्ष्य के कारण इस भाषा का स्वरूप बिल्कुल विशिष्ट हो जाता है और यह भाषा अपने आप में बिल्कुल विशिष्ट हो जाती है। इस विशिष्ट रूप को ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इसमें विषय का प्रतिपादन और निर्धारण होता है। इस विशिष्ट भाषा में अलग अलग विषय की अपनी शब्दावली और संरचना होती है। जैसे विधि की भाषा है
तो विधि संबंधी प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप बिल्कुल अलग होगा, उसके शब्द बिल्कुल अलग होंगे। व्यावसायिक या वाणिज्यिक भाषा है, प्रयोजन मूलक हिंदी का वह रूप जो वित्त एवं वाणिज्य में काम आता है, उसकी शब्दावली, उसकी संरचना बिल्कुल अलग है, विधि की संरचना से वो मेल नहीं खाएगी। जब जनसंचार माध्यम में इस भाषा का प्रयोग होगा, वहां भाषा का तेवर बिल्कुल अलग बदल जाएगा। यानी प्रयोजन के कारण इसकी शब्दावली और इसकी संरचना बदल जाती है, और यही बदलाव, यही शब्दावली और संरचना के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी का एक विशेष रूप हमारे सामने आता है, और इसीलिए एक विशिष्टता होती है प्रयोजन मूलक हिंदी में। और इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी पहली विशेषता है विशिष्ट भाषा होना। सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा में अंतर है। प्रयोजन मूलक भाषा विशिष्ट है, सामान्य भाषा वाला जो रूप है उससे बिल्कुल अलग है। इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी ने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी है। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी लिखते हैं कि वास्तव में सामान्य भाषा और विशिष्ट भाषा एक ही होती है, किंतु शब्दावली और संरचना की दृष्टि से दोनों अलग अलग हो जाती है दोनों हिंदी ही, आधार भाषा हिंदी है, परंतु शब्दावली और संरचना की दृष्टि से सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए डॉक्टर गोस्वामी लिख रहे हैं कि वास्तव में सामान्य भाषा और विशिष्ट भाषा एक होती है, लेकिन शब्दावली और संरचना की दृष्टि से दोनों अलग अलग हो जाती है। सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली लाक्षणिक, व्यंजनापरक, अनेकार्थी या अलंकार पूर्ण भी हो सकती है, जबकि विशिष्ट भाषा अभिधा प्रधान, गंभीर, अलंकार रहित, सीधी, स्पष्ट और एकार्थी होती है। इसको अगर हम देखें तो सामान्य भाषा की जो अभिव्यक्ति शैली है वह लाक्षणिक या व्यंजनापरक हो सकती है। हम जानते हैं शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में मूल अर्थ प्रधान होता है, लक्षणा में रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जो गौण अर्थ है वह प्रमुख हो जाता है, और व्यंजना में बिल्कुल एक तीसरा अर्थ प्रधान हो जाता है। तो सामान्य भाषा में लाक्षणिक या व्यंजनापरक शैली ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। साहित्य रचना है, वहां लक्षणा या व्यंजना प्रधान होगी। वह जब साहित्य की भाषा की बात करेंगे तो वहां अगर अनेकार्थी है, कई अर्थ आते हैं, अच्छी बात है, हो सकती है ऐसी भाषा। आवश्यकता अनुसार अलंकार पूर्ण भी वह भाषा हो सकती है। भाई अलंकार संप्रदाय ही एक हुआ काव्य शास्त्र की दृष्टि से जो अलंकार को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। लेकिन जब हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात कर रहे हैं तब यह जो विशिष्ट भाषा है यह लक्षणा या व्यंजना परक नहीं होगी। इसमें लक्षणा या व्यंजना का कोई स्थान नहीं है। यह अभिधा प्रधान भाषा है, इसमें मुख्य अर्थ ही प्रधान है, वह केवल और केवल मूल अर्थ रहेगा। क्योंकि कार्यालय में यदि लक्षणा की भाषा होने लगेगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यह भाषा बिल्कुल गंभीर होगी, यहां हास्य, व्यंग्य इन सब का स्थान नहीं है। दैनिक भाषा प्रयोग में हम कर सकते हैं हास्य व्यंग्य का प्रयोग, चुटीली शैली हो सकती है, उसको भाषा की शक्ति मानेंगे। साहित्य में चुटीलापन हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रयोजन मूलक हिंदी में भाषा का रूप बिल्कुल गंभीर होगा।
यहां अलंकार की कोई जगह नहीं है, अलंकार रहित भाषा होगी। यह किसी अलंकार का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ भाषा के सजाव बनाव, उसकी सजावट, उसको बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करना, यह उद्देश्य ही नहीं है। इसका तो एकमात्र उद्देश्य है अपने प्रयोजन की सिद्धि। इसलिए यह भाषा बिल्कुल सीधी होगी, स्पष्ट होगी और एकार्थी होगी। यह भाषा एकार्थी, एक अर्थ केवल आएगा। इसके एक से ज्यादा अर्थ, अगर आप ही सोचिए कि अगर कोई कानून बनाया गया और उसके एक से ज्यादा अर्थ होने लगे, तो एक पक्ष उसका अपना अलग अर्थ लेगा, दूसरा पक्ष उसका अपना अलग अर्थ लेगा। कोई शासनादेश आया, शासनादेश की भाषा अगर कई अर्थों को देने वाली है, तब तो विचित्र स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई जगह उसकी व्याख्याएं बिल्कुल एक दूसरे से विरोधी हो जाएंगी, अपने लाभ के लिए उसकी व्याख्या होने लगेगी। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा एकार्थी होगी, सीधी होगी, स्पष्ट होगी, अविधा प्रधान होगी, गंभीर होगी। सामान्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रचलित रूप देखा जा सकता है प्रयोजन मूलक हिंदी में। विभिन्न कार्यालयों तथा विज्ञान, विधि आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त प्रयोजन मूलक हिंदी एक विशिष्ट भाषा है। इसकी पहली विशेषता है विशिष्ट भाषा होना। फिर इसकी दूसरी विशेषता की चर्चा करते हैं, जो है अनुप्रयुक्तता। समय और स्थिति के अनुसार भाषा का रूप बदलता जाता है। व्यक्ति और परिस्थिति सापेक्ष भाषा की प्रयुक्ति में परिवर्तन होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे बड़ा गुण उसकी अनुप्रयुक्तता अर्थात प्रयोजनीयता है। क्योंकि हमने देखा है कि भाई प्रयोजन मूलक हिंदी कई क्षेत्र में काम आएगी, उसके अपने अलग अलग विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो जिस कारण वह प्रयुक्त हो रही है, उस कारण उसका रूप बदलता है, व्यक्ति के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार भाषा की प्रयुक्ति में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे बड़ा गुण उसकी प्रयोजनीयता है, कि जिस प्रयोजन के लिए इसका उपयोग हो रहा है वह प्रयोजन पूरा हो। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप अपने विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार अनुप्रयुक्त होता है। भाषा की यह अनुप्रयुक्तता व्यक्ति सापेक्ष है। क्रिया एवं परिवेशगत बदलाव के कारण भाषा विशिष्ट स्वरूप में प्रयुक्त होती है। जब कोई काम बदल गया, परिवेश बदल गया, तो भाषा के स्वरूप में परिवर्तन आता है और इसलिए अनुप्रयुक्तता इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जिन भाषाओं का अस्तित्व केवल व्यवहार तथा साहित्य के क्षेत्र से बनता है, अर्थात प्रशासन, प्रचालन तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की उनकी क्षमता उचित मात्रा में विकसित नहीं हो पाती है, उन भाषाओं का अनुप्रयुक्त पक्ष कमजोर होता है। ऐसी भाषाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाप्त प्राय हो जाती है। अर्थात कुछ जो भाषाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग या तो हम केवल दैनिक जीवन के में कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा हो तो उनका प्रयोग साहित्य रचना में कर रहे हैं। दैनिक जीवन एवं साहित्य को छोड़कर यदि प्रशासनिक कार्य में उसका उपयोग नहीं हुआ, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को में उनका उपयोग नहीं हुआ, यानी इन क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाई उन भाषाओं में, तो उन भाषाओं का अनुप्रयुक्त पक्ष कमजोर हो जाता है। तो ऐसी भाषाएं जिनका अनुप्रयुक्त पक्ष कमजोर होता है, उस भाषा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, समाप्त प्राय होती है। ऐसी भाषाओं का बहुमुखी सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अगर हिंदी को हम देखें
तो हिंदी का विशेष विकास क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से इसका विकास हुआ। हिंदी के प्रयोजन मूलक रूपों में राजभाषा, कार्यालय, वाणिज्य, व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का समावेश होता है। राजभाषा के रूप में हिंदी है, कार्यालयों में हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग होता है, वाणिज्य में, व्यवसाय में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी में, विभिन्न क्षेत्रों में इस भाषा का प्रयोग आज होता है। इसलिए हिंदी का विकास होता जा रहा है। इसलिए जब हम किसी भाषा की बात करते हैं तो उसके अनुप्रयुक्त पक्ष को देखना बहुत आवश्यक है। प्रयोजन मूलक हिंदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है इसकी अनुप्रयुक्तता, प्रयोजनीयता, कि जिस उद्देश्य के कारण इसका प्रयोग होता है उस उद्देश्य की सिद्धि में यह बिल्कुल सफल होती है। तो इस प्रकार आज हमने दो विशेषताओं पर चर्चा की, एक तो विशिष्ट भाषा और दूसरी अनुप्रयुक्तता। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे हम इसकी अन्य विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। आपसे अगले संवाद में जब हम मिलेंगे तो हम लोग इसकी अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आशा है आज के संवाद से भाषा प्रयोजन मूलक हिंदी की इन दो विशेषताओं से आप परिचित हुए होंगे। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।